हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से एक इंसान जो गिल्ट की आग में 2 साल से झुलस रहे थे और हर समय एंजाइटी का शिकार, इतने सीवियर फिजिकल सिम्टम्स आना, अंतरात्मा बार बार कचोटती रहती थी कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मुझसे ऐसा कैसे हो गया और मैं इसको कैसे ठीक करूँ। मतलब वो सब कुछ दिमाग रात भर दिन भर चलता ही रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 24 घंटे में 1 मिनट का भी सुकून नहीं है। तो किस तरीके से ये अपनी इस भयंकर एंजाइटी गिल्ट से बाहर आए, मैं आपको शेयर करने वाली हूँ और शेयर करूँगी कि किस तरह से किन गलतियों की वजह से आप जो है ना इस तरीके की अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं। कई बार आपको पता होता है और फिर भी आपसे वो गलती हो रही होती है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप इस तरह की किसी भी गलती करने से पहले ही बच जाएं। साथ ही साथ अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन है। डेली करिए ताकि आपका मन बिल्कुल शांत रहे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, जरूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो आपका जाना पहचाना सा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि उनसे क्या क्या गलती हुई, उनके कौन कौन से बिलीफ थे, किस वजह से जो भी हुआ, मैं आपको आइडिया देती हूँ। ये जो सज्जन है, ये वैसे तो एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इनका बस गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल भी इनका कोई भी कंट्रोल अपने गुस्से पे नहीं था। इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि गुस्से में इनकी आवाज़ तेज़ होना, इनके मुंह से गालियाँ निकलना, हाथापाई करना, मानो इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब घर में कुछ ना कुछ गुस्से के एपिसोड्स चलते ही रहते थे। कभी पत्नी पे गुस्सा, कभी बच्चे पे गुस्सा, कभी और नहीं मिला तो कोई मेड पर ही गुस्सा। इस तरीके से गुस्से के एपिसोड्स इनके चलते रहते थे। बाहर भी ऑफिस में उनकी कोई खास किसी से बनती नहीं थी। आए दिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कहासुनी होती रहती थी। अब क्या हुआ, एक दिन ये ऑफिस से किसी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान आए। अब जब किसी बात पर ये परेशान आए, पहले से गुस्से में बिल्कुल जल रहे थे, तो घर आए तो बच्चे अपनी शैतानी कर रहे थे। बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही। अब वो शैतानी कर रहे थे, इन्होंने एक बार बहुत तेज़ी से डांटा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही है ना, तो कई बार बच्चे नहीं सुनते हैं। तो इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इन्होंने अपने 17 साल के बेटे को अपनी बेल्ट उतार कर इतना ज़्यादा मारा, उसको इतना ज़्यादा मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी बुरी तरीके से चोटें आ गई। मतलब उन्होंने उसकी कमर पे बेल्ट ही बेल्ट बजा डाली। तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में अपने बच्चे को जब बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, और घर में जो उनकी वाइफ थी और वो सब, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे, सुनने को किसी के तैयारी नहीं थे। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, वो बिल्कुल अधमरी हालत में, जब बिल्कुल ही ऐसा हो गया तब जाके इन्होंने अपनी बेल्ट छोड़ी और बस रूठ कर चिल्लाकर इतने भयंकर रूप में बैठ गए कि ना तो पत्नी की हिम्मत हुई, ना किसी और की घर में हिम्मत हुई कि इनसे कुछ कह सके। अब ये मार कर बैठ तो गए, लेकिन उस वक्त, उस पल में इन्हें ये नहीं पता था कि बच्चे के साथ क्या क्या नुकसान अभी तक हो चुका है। अब वो बच्चा जो बुरी तरीके से पिट चुका था, पिटते पिटते उसके अंदर क्या मेंटल लेवल पर चल रहा है, क्या उसके इंटरनल डायलॉग्स हैं, उससे भी बिल्कुल बेखबर, और क्या उसके शरीर की और मन की अवस्था वैसे बन रही है इस पीड़ा से, उससे भी बिल्कुल बेखबर। ये तो अपना वो बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर था, और एग्रेसिव बिहेवियर में इन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। अब इन्होंने जब बच्चे को मार दिया तो वो बहुत बुरी तरीके से जब तड़प रहा था, परेशान हुआ, उसको आराम ही नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली इमरजेंसी में उसको डॉक्टर के लेके गए तो पता चला कि उसको क्या क्या डैमेज हो चुका है। अब डैमेज हो गया तो वो बच्चा रिकवर कर भी जाता उस डैमेज से, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने लगेंगे लेकिन वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन उसकी उस पिटाई से उस दिन इनका बच्चा वो बच्चा नहीं रहा था, वो बच्चा बदल चुका था। क्योंकि जब उसको लगातार इतनी बुरी तरीके से मार पड़ रही थी, और जबकि उसको अपनी गलती भी नहीं पता थी कि आखिरकार मेरी गलती क्या है जो मेरे पापा मुझे को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, तो वो बच्चा अंदर 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 अपने पापा के लिए एक गुस्सा, एक नफरत डेवलप कर रहा था। और उसके अंदर ये इंटरनल डायलॉग चल रहे थे कि ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, और मैं क्यों इस घर में पैदा हुआ, मेरा बाप इतना राक्षस है, मारते हैं। क्योंकि उस बच्चे की पहले भी पिटाई हुई थी, लेकिन जितनी ज़्यादा उस दिन हुई थी उससे कम पिटाई होती थी, लेकिन वो कई बार बच्चा पिट चुका था। तो अब उसके अंदर इतना आक्रोश और जीवन जीने की इच्छा जो उसने अपने इंटरनल डायलॉग से वो ख़त्म कर ली थी। तो कुछ दिनों के बाद भी
जब उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी और इनकी सेहत पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था तब तक इनको कोई ऐसा पछतावा, कोई गिल्ट, कुछ वो नहीं था। इनको ये था कि मार दिया तो मार दिया, ठीक हो जाएगा। और ठीक है, डॉक्टर के भी दिखा रहे थे, लेकिन इतना जैसे एक होता है ना फादर का दिल पिघल जाना या अपनी गलती का एहसास होना, ऐसा कुछ इनको कुछ खास हो नहीं रहा था। लेकिन जब 1-1.5 महीना हो गया और उस बच्चे की हालत में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हो रही थी, क्योंकि ना वो बच्चा ढंग से खाना खाता था, ना ही वो दवाइयाँ, अगर उसकी मम्मी दे के भी जाती थी तो दवाइयाँ नहीं लेता था, कभी तड़पता रहता था, कभी कुछ, बस इंजेक्शन से उस बच्चे को लग रहे थे, पेन किलर्स, या उसकी मम्मी जब उसको ज़बरदस्ती दे देती थी, कैसे तैसे उस बच्चे का काम चल रहा था। लेकिन जब 1-1.5 महीने तक कोई खास रिकवरी नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, वो बच्चा रोने लगा और रोते रोते जब कई बार अपनी मम्मी से बोलने लगा कि मैं अब जीना नहीं चाहता, वैसे भी मेरे पापा ने मुझे बेड पर डाल दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं कभी उठकर चल पाऊंगा, भाग पाऊंगा या नहीं है, तो मैं अब जीना ही नहीं चाहता, मुझे रहना ही नहीं है ऐसे घर में। तो डेफिनेटली इनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा जो है ना दुखी हो गई उससे, और बहुत ज़्यादा परेशान, बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर कोई भी माँ का दिल तड़प जाएगा। तो अब वो भी इनके लिए मतलब इनको कन्फ्रंट करने लगी, सामना करने लगी, और दोषारोपण घर में चालू हो गया। घर का माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ गया कि आपकी वजह से ही हुआ है, और वो फिर चिल्ला चिल्ला कर आते थे, मेरी वजह से क्या है, तुम लोगों के लिए कितना कर लो। ये सब चीज़ें चलती रही। जब इस तरीके से 3 महीने बीतने लगे और बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, वो और ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में भी चला गया और वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहा था। तो एक दिन इनको बैठे बैठे अचानक से कुछ ऐसी घबराहट महसूस हुई, इस तरीके के इनके अंदर लक्षण पैदा इन्होंने महसूस किए कि इनका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है अचानक से। और उस रोने में इनको वो सीन जो कुछ महीने पहले इन्होंने अपने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा था, वो सीन इनके सामने बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कैसेट प्ले हो रही है। वो अचानक जो इनको घबराहट हुई एकदम से सडन, उसमें जो इनके सामने सीन चल रहा था और जो इनको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, अब क्योंकि बात अपने ऊपर आ गई थी, तो अब इनके लिए ये अलार्मिंग साइन था बिल्कुल कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि वैसे ही इतनी ईगो, बताना नहीं और बल्कि दूसरों पे चढ़ चढ़ कर आना, लेकिन जब कुछ घंटे बीत गए ये सब कुछ होते होते, तो डेफिनेटली फिर चाहे वो कैसा भी आदमी हो, कितना भी शक्तिशाली, बलवान या घमंडी, या फिर अपने आप को कैसा भी ईगोस्टिक समझने वाला आदमी, तो वो अच्छा आदमी को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो जब इनको बहुत ज़्यादा अचानक से घबराहट हुई और ये सब इनके साथ होने लगा, और इनके मन में बस वही सीन बार बार आए और इनका खूब ज़्यादा रोने का मन करे, तो यहाँ पर इनके बिहेवियर में कुछ टाइम के बाद क्या देखा इन्होंने अपने लिए, घबराहट, इनका रोने का मन करने लगा, और वही जो सीन जिन्होंने बेटे को मारा था वो रीप्ले होने लगा। जब ये काफी टाइम तक चलता रहा तो इनके अंदर एक फीलिंग आ गई गिल्ट की। क्या कर दिया मैंने, कैसे हो गया मुझसे ये। बड़ी अजीब सी बात है कि क्या हो गया, कैसे कर दिया मैंने। वो आदमी जिसने आज तक ये देखा ही नहीं है कि मार रहा हूं तो कहाँ मार रहा हूं, तोड़ रहा हूं तो क्या तोड़ रहा हूं, बेइज्जत कर रहा हूं तो किसको कर रहा हूं, क्या इफेक्ट होगा, नहीं, उस आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। वो खुद ही पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसके साथ हो रहा है तो बस हो ही रहा है। फिर उसने भी सरेंडर कर दिया। तो जब वो सरेंडर कर दिया और इस तरीके से बुरी तरीके से रोना रोना, बिलखना, घबराहट होना, ऐसा कि बस अब गया और अब गया, ये वाली स्थिति जब बन गई, बुरी तरीके से एंग्जाइटी इनके दिमाग में चलने लगी, तो तब जाकर ये बहुत ज़्यादा रोने लगे, बिलखने लगे और अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगे। और इनके सामने से वो सीन हट ही नहीं रहा था, बार बार फ्लैश हो रहा था इस तरीके से कि जैसे अभी ये अपने बेटे को बार बार अपनी बेल्ट से उसकी कमर पे बजाए जा रहे हैं, बेल्ट, इस तरीके से हो रहा था। और रोए रोए जाए, कितना भी माफ़ी मांगे या कुछ भी करे, लेकिन अब बेटे पे कोई असर नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जीने की उम्मीद खो चुका है। वो ना तो रिकवर कर रहा था कुछ खास, और ना ही उसके अंदर ये इच्छा थी कि अब वो दोबारा से सब कुछ ठीक हो, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था। और ये अब उसकी हालत देख देख के और ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। तो इनके बिहेवियर में क्या था, इनको पैनिक अटैक आ रहे थे। अब जब इनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगे, तो अब घर में ऑलरेडी एक पेशेंट था, एक ये बन गए, तो घर वालों ने इनको भी दिखाया। तो फिर जब ये साइकेट्रिस्ट के पास गए तो पता चला कि इनको ये पैनिक अटैक आ रहे हैं, इनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि वो जो है उनके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ गई है।
तो डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब वो डॉक्टर ने दवाई दे दी, नींद आ गई उससे, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म हो, वापस से वही रोना, घबराहट होना, पैनिक फील करना, और ऐसा होना कि मुझसे ये क्या हो गया है। तो वो सब चीज़ें जब बार बार इनके दिमाग में चल रही थी, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो कुछ समय बाद जब ये केस मैंने देखा और इनसे बात की, तो जो मैंने अभी तक शेयर किया है वो भी उसी के दौरान मुझे पता चला। तो जब उनको ये सब बातें हुई कि हाँ भाई, आपसे वास्तव में गलती हुई है, आपने बच्चे को इतना ज़्यादा मार दिया, या आपका अपने ऊपर गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, इतने टाइम से आप गुस्से से सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये जो गुस्सा आता है, ये बचपन से ही गुस्सा आता है। अब बचपन से गुस्सा क्यों आता है और कब से कैसे? तो उन्होंने बोला कि मुझे याद है कि मैं जब 9-10 साल का था, तब से मुझे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त मैं कुछ गुस्सा कर नहीं पाता था, कुछ निकाल नहीं पाता था। गुस्सा क्यों आता था उनके घर में? अब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रेफरेंस उठाया हुआ था। इनके घर में जो उनके ताऊजी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और इनकी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो ताऊजी थे, वो बहुत गुस्सा करते थे, उनसे इनके पापा भी डरते थे, इनके चाचा भी डरते थे, इवन इनके दादा भी डरते थे। मतलब अपने बेटे से उनके पिताजी भी डरते थे, और ताऊ जी का आतंक पूरे परिवार में था, और पूरा परिवार उनके सामने बिल्कुल डिसिप्लिन में चलता था, क्योंकि अगर उन्होंने घर में कदम रखा तो ये हो गया कि वो आ गए हैं और सब लोग बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने रेफरेंस अपने ताऊ जी से उठाया हुआ था कि ये जो ताऊ जी थे इनके, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव व्यक्ति थे। तो कई बार बच्चों को बेफालतू में डांट पड़ जाती है, कुछ है, तो यहाँ पर जब ये रेफरेंस इन्होंने देखा घर में, तो ये यहाँ पर क्या करते थे, ये सप्रेस बहुत करते थे, क्योंकि शैतानी कर नहीं सकते, घर में जॉइंट फैमिली है और एक जने का इतना बड़ा आतंक है, तो वहाँ पर बच्चे उतना शैतानी नहीं कर सकते, तो वो अंदर अंदर एनर्जी सप्रेस होती थी। तो अब क्या हुआ कि जब ये रेफरेंस इनके घर में था, इन्होंने घर में इस तरीके से देखा और अपनी बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस किया, तो जब ये 13-14 के हो गए उसमें, तो ये बाहर जो भी बच्चे थे, तो उनको मारना पीटना या उनको इसी तरीके से गुस्सा जो है ना करना, ये सब था। तो इनका खुद का जो एक्सपीरियंस था एंगर एक्सप्रेस करने का, वो 13-14 की एज से स्टार्ट हो गया था। अब जब ये बाहर गुस्सा करते थे और इनकी शिकायत आती थी, तो यहाँ पर जब ये खुद के एक्सपीरियंस से गुस्सा करके शिकायत आती थी, तो ताऊ जी इनको अप्रिशिएट करा करते थे। ये तो हमारे खानदान का नाम रोशन करने वाली बात जैसे हो गई है कि अगर एक आदमी में गुस्सा नहीं है तो वो क्या आदमी है, मतलब डरा के धमका के रखना चाहिए, सब सही रहता है कि ना, सब लोग तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो लर्निंग हो चुकी थी बेसिकली, वो एक लर्निंग क्या हो रही थी इनकी, कि गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कौन अप्रिशिएट कर रहा था, यहाँ पर जो ताऊ जी से लर्निंग मिल रही थी, यहाँ पर क्या किया जा रहा था, इनको गुस्सा करने के लिए अप्रिशिएट करा जाता कि भाई बहुत अच्छी बात है, गुस्सा कर रहे हो तो। और जब गुस्सा कर रहे थे तो उनके काम भी बन रहे थे, तो वो जो एक्सपीरियंस आ रहे थे, उस एक्सपीरियंस पे बेसिकली मोहर लग रही थी कि गुस्सा करना सही बात है। क्योंकि जब घर में ही बढ़ेगी, किसी की सपोर्ट मिलने लग जाए, बाहर को आपको थोड़े सक्सेस मिलने लग जाए कि गुस्सा करने से आपके काम बन रहे हैं, दूसरा इंसान है आपसे डर रहा है या आपकी मनमर्जी चल रही है, आप डोमिनेट कर पा रहे सिचुएशन को, तो करते 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 इनकी अपनी आदत बन गई। तो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन क्या निकाली, एंगर इज गुड। भैया एंगर तो बहुत ही अच्छी बात है, गुस्सा तो बहुत अच्छी बात है करना। तो अपनी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि गुस्से से तो काम हो जाता है, गुस्से से मेरे घर में भी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि जिस इंसान से सपोर्ट मिल रही थी वो तो खुद ही इतना गुस्से वाला इंसान था, और उसकी डोमिनेंस इन्होंने देखी थी पूरे परिवार में, सारे के सारे लोग उनसे नीचे दबके रहते थे। तो इस तरीके से इनको ये आदत पड़ गई और इन्होंने ये कि एंगर इज गुड इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली इनका अपना अपना बिलीफ सेट हो गया था कि जो इंसान में ईगो, डोमिनेंस, ये जो एंगर होता है, वो इंसान ही अपने परिवार को डिसिप्लिन में रख सकता है, वही इंसान ऐसा है जो सब कुछ ठीक से कर सकता है। अब इनके ऑफिस में तो ज़्यादा चलती नहीं, तो ऑफिस में किसकी चलेगी भाई ज़्यादा ऐसे, लेकिन घर में क्योंकि इनके सारे डिपेंडेंट थे तो घर में तो इनकी चल जाती थी। तो वही सब चीज़ें जो बाहर भी चलाने की कोशिश करते थे तो वहाँ सक्सेस नहीं मिल पाती थी, तो वहाँ की फ्रस्ट्रेशन भी अपने घर में ही आकर निकालते थे। तो जब इनके ये बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ सेट हो गया था कि गुस्सा करना अच्छी बात है और गुस्सा करने से ही डिसिप्लिन आता है, तो इनका ये बिलीफ जो था कि गुस्सा करना अच्छा भी है और एंगर क्या है, डिसिप्लिन लेकर आता है, तो इस वजह से ये गुस्सा करते थे। लेकिन जब
बार बार कोई इंसान गुस्से का जहर पिएगा तो डेफिनेटली उसका तो इंटरनल डैमेज होगा ही ना। अब इतने सालों से ये एंगर की एनर्जी के साथ झुलस रहे थे, अपने शरीर को इतना डैमेज पहुंचा रहे थे। और कोई इंसान अगर गुस्सा करता है, वो एग्रेसिव है, तो फिर उसके अंदर इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो क्योंकि दिखाता नहीं है तो वो सप्रेस करता रहता है। लेकिन हर बकेट की एक ना एक तो कैपेसिटी होती है ना, वो कभी ना कभी तो फिल होती है ना। ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि कोई भी अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ आया है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा होती है। तो इनकी भी वो कैपेसिटी उस दिन फुल हो गई होगी अंदर से, जो इनकी बॉडी संभाल रही थी उनको, उसने खो दी उस दिन अपनी पावर, और एकदम से इनके ऊपर ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने लग गए हैं। तो उनको इस बात का वो था कि मैडम ये तो मेरी नेचर शुरू से ही है, मैं तो छोटेपन से करते आ रहा हूँ, मैं तो ताऊ जी को भी देखा था, आज तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो आज तक कभी आपको इस सीवियर लेवल का नहीं हुआ, लेकिन जब इनसे बात करी तो छोटे मोटे एपिसोड होते थे, लेकिन ये कभी ध्यान ही नहीं देते थे। ये अपने उसमें कभी ड्रिंक ले लिया, कभी कुछ ले लिया, और इस तरीके से अपने उस फीलिंग को इधर उधर कर देते थे। लेकिन जब आप अति कर दोगे तो एक ना एक दिन जो अचानक से होता है, वो अचानक कभी नहीं होता, वो तिल तिल करके भर रहा होता है, और वो जब आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है तो आप उसे अचानक कह देते हैं ऐसा। तो वो अचानक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उनके ऊपर जब ये आया तो तब उनको पहले भी ये लगा नहीं, लेकिन जब हद से ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए तो एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तो अब ये जो केस है, अब बात कैसे बनी कि क्या करें भाई। कोई इतना ईगोस्टिक आदमी, कोई जिसकी हैबिट्स इतनी खराब हो, बस गुस्सा करना, मारना, पीटना, शराब भी पीना, किसी की सुनना नहीं, बस अपने आप को ही राइट समझना। अब वो ऐसा थोड़ा ना कि थेरेपिस्ट से मिलते ही और एकदम से उसकी अंतरात्मा बदल जाएगी और एकदम से ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। थेरेपिस्ट को भी अपनी जी जान लगानी पड़ देती है कि ऐसे इंसान को ये समझाने के लिए कि आपको इतने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी, और आपको अपने दिमाग से ये जो आपने नेगेटिव बिलीफ सेट कर रखा है दिमाग में, गलत एक बिलीफ सेट कर रखा है आपने कि गुस्सा करने से घर में डिसिप्लिन आता है या गुस्सा करना अच्छी बात है, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऊपर से जो आपके अंदर ये जो गिल्ट आ गया है कि आपने अपने बच्चे को मारा है, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कोई ऐसा ही गिल्ट नहीं है कि इमेजिनरी कुछ आप सोच रहे हैं और उसका गिल्ट आ गया है कि आपको ऐसे ही समझा दिया जाए कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो वास्तविक घटना है, और उस वास्तविक घटना का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे पर आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका इलाज नहीं, आपके बच्चे का इलाज भी करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा, उसके अंदर भी जीवन जीने की चाहत फिर से जगानी पड़ेगी, आपको माफ़ी दिलवानी पड़ेगी, तब उसकी रिकवरी होगी, और उसकी रिकवरी से भी आपका गिल्ट कम होगा। और जो हो चुका है आपसे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस वादे के साथ कि आप अपने जीवन में कभी भी इस तरीके की घटनाएं दोहराएंगे नहीं। तो फिर तब कुछ बात बन सकती है, और ये थोड़ी सी लंबी जर्नी रहेगी और आपको साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनके शब्द सबसे पहले थे कि गिल्ट, वैसे मैं अपनी जान में सोचूं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ गिल्ट है, मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया। बच्चे शैतानी करेंगे, नहीं बात मानेंगे तो पिटेंगे, तो ये पिटेंगे मतलब डुअलिटी। एक तरफ तो गिल्ट मैंने क्या कर दिया, और एक तरफ जहां पर उनका जो पुरानी इमेज हावी होती थी, तो वो पुरानी इमेज उनसे क्या कहलवा रही थी कि ऐसा तो लगता नहीं कि मैंने ऐसा कुछ ज्यादा ही कर दिया। मतलब डुअलिटी एक पर्सन के अंदर, वो जो अंदर से नेचुरल आ रहा है वो एक पार्ट है, और जो दूसरा उनका एक पार्ट है जो ट्रेन किया था इतने सालों में, वो कुछ अलग ही राह में बोल रहा है। अब ये डुअलिटी के साथ आदमी अगर सामने बैठा हो तो वहां पर उसको ये इतने सारे चेंजेस करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है अभी। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। तो जब कोई इंसान लगता है कि वो इतना सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पर बेसिकली उस इंसान को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ना तो उन्होंने एक्सरसाइज करने के लिए हामी भरी, ना ही उन्होंने कोई लाइफस्टाइल ऐसे खास चेंजेस करने के लिए। अल्कोहल में एकदम छोड़ नहीं सकता, बस ये जो मेरे अंदर से फीलिंग है ये ख़त्म कर दो कि मुझे एक तरफ ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अपने बेटे के लिए बोल रहे थे, और ये मुझे रोना रोना आ रहा है। तो रोना रोना आ रहा है, वो सीन जो मैंने इसे मारा था वो मेरे सामने से चला है, उस सीन को हटा दो बस। मतलब मुझे शराब मत छुड़वाओ, मेरे लाइफस्टाइल में चेंज कराओ, बस वो जो सीन मेरे दिमाग में घूम रहा है, उसके जो मारने वाली तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें हटा दो बस। अब उन्हें हटा दो बस, और कुछ चेंजेस ना करो तो ठीक है। अगर आप ऐसे ही कंफर्टेबल हैं तो पहले उन्हें हटा देते हैं। तो उनके लिए हमने बोला भाई ये गिल्ट अंदर से वो है, आपको लग रहा है ये सीन है, तो इसके लिए हिप्नोथेरेपी से उसको फेड कर देते हैं।
हिप्नोथेरेपी से वो पॉसिबल है उस तरीके से फेड करना, गिल्ट रिलीज करना। ये जो आप टुकड़ों टुकड़ों में रो रहे हैं हर दिन, एक बार ही आपको अच्छी तरीके से रुला देंगे, और जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लेना, ये आप मान लेना अपनी गलती। जैसे ही बोला मान लेना अपनी गलती, वहीं पर से सामने से एक काउंटर रिप्लाई आया, गलती है नहीं मैडम जी इतनी, मतलब वो हो गया बस उस टाइम पर। अब ये आ रहा है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों आ रहा है, गलती है नहीं मैडम जी इतनी, मतलब अभी भी अंदर से रेडी नहीं है, बस वो क्योंकि सीन आ रहा है बार 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 बार, तो इसलिए क्या है वो सीन से पीछा छुड़ाना है कि ये क्यों आ रहा है। तो वहां पर उनको पहले ये समझाया गया कि अगर आप ये सोचोगे कि बस कोई ऐसा जादू हो कि ये सीन बंद कर दिया जाए और आप इसके पीछे के इमोशंस की लेयर या अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो ऐसे सीन कभी भी बंद नहीं होंगे। क्योंकि ये सीन भेज कौन रहा है, ये सीन भेज रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके सामने रिफ्लेक्शन आ रहा है, और उसमें जो इससे अटैच्ड इमोशंस हैं, जो आपसे गलती हुई है उसकी एक्सेप्टेंस आप नहीं करेंगे, और आप आगे के लिए अपने आप से वादा नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं अपने आप को, तो ऐसा कोई जादू नहीं है। तो फिर मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। वो एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता, कि जब कहीं और हेल्प नहीं हो रही है फिर तो सुननी ही पड़ेगी। तो पहले ही मैंने कहा आप अपनी काउंसलिंग ही शुरू कीजिए, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि भाई आपको बदलना क्यों है। सिर्फ इसलिए कि अब आपका बेटा बेड रिडन हो गया है और उसकी हालत ऐसी हो गई है और पूरा डिप्रेशन एंजाइटी में जा चुका है, इसलिए आपको बदलना है कि आपने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है अनजाने में ही करी, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि आप उसकी हालत ऐसी कर देंगे, लेकिन आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए इसलिए आप ऐसा कर गए, इसलिए बदलना है। या आपको लग रहा है कि अंदर से ही आपको एक फीलिंग आ रही है कि हाँ सच में इससे किसी की भी जिंदगी खराब हो सकती है, ये नहीं मुझे करना है, या फिर बस ये सीन हटाने के लिए करना है। पर्पस क्लियर करिए, और पर्पस क्लियर करेंगे तो ही बात बनेगी, आगे फिर उसी हिसाब से काम किया जाएगा। तो खैर बहुत समझाने के बाद उनको समझ में आया कि जो उनसे हो रहा है, उनको एक टेक्निक कराई गई जिनमें जब जब भी उन्होंने पास्ट में इस तरीके की गलतियां करी हैं और उससे क्या क्या डैमेज हुआ है, वो सबको ओवरलोड किया गया, ताकि एक पर्सन का थोड़ा सा हम लोग पहले गिल्ट बढ़ा दें, थोड़ा सा हम जो है ना उसके अंदर ये वाली फीलिंग बढ़ा दें कि जो पास्ट में इतना सब कुछ किया गलत किया है और अब बस अति हो चुकी है, अब इसे रोकना है। तो जब वो एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ाई, जो हम कॉन्शियसली यूज करते हैं टेक्निक्स उनके थ्रू, क्योंकि ये ओवरलोडिंग करनी जरूरी होती है कई बार पर्सन को रियलाइज कराने के लिए। ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे तो शुरू में जाते ही आपको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा, वो तब मिलता है जब आप माइंड मेकअप करके जाते हैं। लेकिन जब आप माइंड मेकअप नहीं करके जाते तो आपका थेरेपिस्ट स्मार्टली पहले आपको रियलाइज करने के लिए, एक्सेप्टेंस मोड में लाने के लिए, उस चीज को रियलाइज कराने के लिए आपको एक इंजेक्शन थेरेपी देता है, और उससे जब हमने वो किया तो उन पे वो काम कर गई, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि आप कह तो सही रहे हो। तो जब वो कह तो सही रहे हो वाली एक बॉन्डिंग बन जाती है एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, तो वहीं से फिर वो हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो उनको इमीडिएट गिल्ट उनके हावी हो रहा था, जो सीन उनके दिमाग में अटक सा गया था, उसे हिप्नोथेरेपी से रिलीज किया गया। एंड देन उसके बाद उनके लाइफस्टाइल चेंजेस, उनके बिहेवियर में चेंजेस किए गए, साथ के साथ उनको उनके बेटे से अच्छा व्यवहार करने के लिए और सॉरी कहने के लिए, ये सब चीज़ें भी मोटिवेट करा उन्होंने करा। लेकिन बेटे की अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फिर बेटे को भी पिक्चर में लेकर आया गया। अब बेटा क्योंकि बेड रिडन था तो वो आ नहीं सकता था, तो उससे वीडियो कॉल के जरिए बात हुई, लेकिन वो वीडियो कॉल पे इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है और मुझे नहीं ठीक होना है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। तो उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, तो उस बच्चे का सिर्फ लिंक अपनी मम्मी से थोड़ा था, तो मम्मी को एक सपोर्ट बनाया गया, और मम्मी को सपोर्ट बनाकर बच्चे को जो है ना बार बार समझाएगा कि जो गलती हो गई है पापा को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, और अब वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, वो अपना पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और ये सब चीज़ें करते करते। तो उस बच्चे का पूरी तरीके से तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उसने पूरा तरीके से तो नहीं सपोर्ट किया, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसकी कंडीशन में अब पहले से ज़्यादा सुधार आने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को नोटिस करने लगा था कि उसके पापा एफर्ट्स डाल रहे हैं ठीक होने के लिए और अपनी रिकवरी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी कंडीशन में भी सुधार आने लगा। तो इनकी कंडीशन में और भी ज़्यादा बदलाव आने लगा, और इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक जिद हो गई कि हाँ मुझे बदलना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है। और इस तरह से करते करते ये बदल गए, और फिर जब ये बदल गए तब इन्होंने खुद अपने बच्चे को थेरेपी दी, क्योंकि बच्चा क्लिनिक आने की कंडीशन में नहीं था, ऑनलाइन में वो बेड रिडन होने की वजह से बहुत कंफर्टेबल नहीं था, वो बात नहीं करना चाहता था। तो कुछ उसकी मम्मी ने सपोर्ट किया, और कुछ इन्होंने हील होकर जो भी इन्होंने थेरेपीज में सीखा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से,
NLP की जो टेक्निक्स इन्होंने सीखी, उस सब से इन्होंने अपने बच्चे को हील किया। और इनको ट्रांसफॉर्म देखकर इनके बच्चे ने, कि जब इतना ज़्यादा एक भयंकर तरीके से गुस्से से जलता हुआ आदमी और इतना ईगोस्टिक आदमी बदल सकता है, और उसके अंदर इतने पश्चाताप के आंसू और ये सब चीज़ें हैं बदल गए हैं, तो उस बच्चे ने भी बड़ा दिल रखकर अपने पापा को माफ़ कर दिया। तो एक टाइम पर जहाँ घर में दो दो इतने बड़े केसेस थे, वहाँ पर अब वो घर में बिल्कुल शांति हो गई है, और इनका बच्चा भी आज की तारीख में बेड से अपना चलना वलना शुरू कर दिया है। तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस केस को मैं पूरा इसलिए मैंने आपको बताया ताकि मैं आपको एक क्लियर मैसेज दे सकूं कि भाई आप अपने छोटे से छोटे बिहेवियर पर भी नज़र रखिए, और उस बिहेवियर को जरा सा भी अगर आपने गलत सेंस किया तो उसके पीछे के बिलीफ को टटोलिए, और ये देखिए कि ये आपने गलत सा बिलीफ क्यों बना रखा है, कहाँ पर पास्ट में आपको शय मिली है, कौन सी चीज़, कोई रेफरेंस या एक्सपीरियंस आपके ऊपर ऐसा हावी हुआ पड़ा है कि आप अपने ऊपर से काबू ही नहीं रख पाते हैं, इतना ज़्यादा गलत कर जाते हैं कि किसी दूसरे की ज़िंदगी पर भी बात आ जाए। और साथ के साथ आपको ये भी मोटिवेशन मिले कि चाहे कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, अगर आप ठान लेंगे ना तो आप ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई दवाई नहीं बदल सकती, आपको आप ही बदल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को समझना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो शर्म को एक साइड में उतार कर फेंक दीजिए और अपने आप को बदलने के लिए एक हीलिंग जर्नी पर निकल पड़िए, क्योंकि शुरुआत में तो किसी भी गलत रास्ते से वापस लौटाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बहुत दूर आगे निकल गए ना, तो यकीन मानिए बहुत समय भी बर्बाद होगा, और कई बार आप भटक जाएंगे, खो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और बहुत कुछ आपसे ऐसा खो जाएगा जिसे चाह कर भी आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो इन सज्जन से देर तो हुई, लेकिन ये मानिए कि कितना बुरा हो सकता था कि अगर तब भी इनके साथ ये ना होता, और ईश्वर न करे इनका बेटे को कुछ और ज़्यादा हो जाता, वो दुनिया से चला जाता, तो क्या होता। तो ऐसी गलती किसी दूसरे ने की है, तो हम अपनी गलतियां कर 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 सीखेंगे ना, तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा और हम सीख नहीं पाएंगे। दूसरों के जीवन से सीख लो, और उन गलतियों को अगर कर भी रहे हो ना, तो वहीं पर ख़त्म कर दो, ताकि अपना जीवन अच्छी तरीके से सुखपूर्वक जियो। तो मेरी बात याद रखना, बिना किसी दवाई के भी किसी भी तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और कमेंट कर भी मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी वीडियो पर आप जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, तो ज़रूर से लिख दीजिएगा, मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। टेक केयर।